क्लास में। पिछले वीडियो में हमने राजर्षि तुल्य वंश तक पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम सरबपुरी वंश से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सरबपुरी वंश है, इसके बाद सिंधु के पांडु वंश और बाण वंश को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश ने 5वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन किया। 5वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास छत्तीसगढ़ क्षेत्र में क्या किया? शासन किया। ये जो सरबपुरी वंश है, इनकी जो राजधानी थी वो थी सरबपुर। परंतु ये वर्तमान का कौन सा स्थान है, इसके बारे में विद्वानों में अभी मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये वर्तमान का संबलपुर है, तो कुछ विद्वान मानते हैं कि ये अभी का सारंगगढ़ है। सरबपुरी वंश जो है वो वैष्णव धर्म को मानता था और इनकी जो कुल देवी थी वो थी गजलक्ष्मी। ठीक है। इस सरबपुरी वंश को अमरार और अमरज वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस सरबपुरी वंश का संस्थापक है सरब राय। ठीक है। तो सरबपुरी वंश की राजधानी सरबपुर और संस्थापक कौन है? सरब राय। सरब राय का वर्णन जो है वो गुप्त वंश के राजा भानुगुप्त के एरण अभिलेख से भी प्राप्त होता है। भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है उसमें सरबपुरी वंश के राजा सरब राय का वर्णन है। और सरब राय वह छत्तीसगढ़ के पहले शासक हुए जिन्होंने जारी किए गए सिक्कों में संस्कृत भाषा का उपयोग किया। संस्कृत भाषा का उपयोग किया। इससे पहले जितने भी राजा हुए वे यदि अपने सिक्कों में कुछ इंगित करवाते थे तो वो किस भाषा में लिखते थे? प्राकृत भाषा में लिखते थे। लेकिन सरब राय पहले राजा हुए जिन्होंने पहली बार जारी किए गए सिक्कों में किस भाषा का? संस्कृत भाषा का क्या किया? उपयोग किया। इसके बाद राजा हुआ नरेंद्र। इस राजा नरेंद्र के शासनकाल में विशेष कार्य तो उल्लेख नहीं है, लेकिन इनके दो प्रसिद्ध ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। एक का नाम है कुरुत ताम्रपत्र और दूसरा है कौन सा? पिपरुदुला ताम्रपत्र। ठीक है, पिपरुदुला ताम्रपत्र। इसके बाद नरेंद्र के बाद प्रसिद्ध राजा सरबपुरी वंश का हुआ वो कौन सा है? प्रसन्नमात्र। प्रसन्नमात्र ने सबसे पहले तो निडिला नदी के किनारे पर एक शहर बसवाया अपने ही नाम से और उसका नाम रखा प्रसन्नपुर। लेकिन आज हम इस निडिला नदी को लीलाधर नदी के नाम से और इस प्रसन्नपुर शहर को मल्हार के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो सरबपुरी वंश का प्रसिद्ध राजा हुआ प्रसन्नमात्र, जिसने निडिला नदी के किनारे पर प्रसन्नपुर या मल्हार शहर बसाया और उसी को अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। उसको अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई प्रसन्नमात्र ने। साथ ही प्रसन्नमात्र ने गरुड़, शंख और चक्र से युक्त सोने के सिक्के चलाए। ठीक है। तो प्रसन्नमात्र ने गरुड़, शंख, चक्र, सोने के सिक्के चलाए। गरुड़, शंख, चक्र युक्त सोने के सिक्के चलाए। इस प्रसन्नमात्र के बाद अगला राजा इस सरबपुरी वंश का हुआ और उसका नाम था दुर्गराज या जयराज। इसी राजा दुर्गराज या जयराज के द्वारा दुर्ग शहर की क्या की गई? स्थापना की गई है। दुर्ग शहर की स्थापना जो है वो सरबपुरी वंश के राजा दुर्गराज या जयराज के द्वारा की गई है और इसी का हमको एक मल्हार ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। मल्हार ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है जो किस राजा का है? दुर्गराज या जयराज का। इसी में एक और राजा हुए इसके बाद सुखदेव। सरबपुरी वंश का सबसे ज्यादा ताम्रपत्र किस राजा का प्राप्त हुआ है? सुखदेव का। टोटल 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इसी में एक ताम्रपत्र है कौवा ताल ताम्रपत्र, जिससे ज्ञात होता है कि इस सुखदेव का एक सामंत था जिसका नाम था इंद्रबल। सुखदेव का एक सामंत था इंद्रबल, यानी कि जो सरबपुरी वंश था उस वंश में एक सामंत जिसका नाम क्या था? इंद्रबल। इस सुखदेव के बाद राजा हुए प्रवर राज द्वितीय। प्रवर राज द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाई सिरपुर। प्रवर राज द्वितीय ने अपनी राजधानी किसको बनाई? सिरपुर। अब ये सुखदेव का सामंत था तो इसका भी सामंत होगा अगले राजा का। ठीक है। तो सामंत इंद्रबल ने मौका पाकर अपने राजा प्रवर राज द्वितीय की हत्या कर दी
और इस सरबपुरी वंश को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इस तरह से ये सरबपुरी वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। और ये सरबपुरी वंश का अंतिम राजा हो गया कौन, प्रवरराज द्वितीय। सरबपुरी वंश को समाप्त कर दिया किसने, इंद्रबल ने। तो इंद्रबल ने फिर एक नए वंश की स्थापना की जिसको कहा गया सिरपुर का पांडु वंश या सोम वंश। तो अगला वंश हम पढ़ेंगे कौन सा, सिरपुर का सोम वंश या पांडु वंश। सिरपुर का सोम वंश या पांडु वंश। ठीक है, अब इंद्रबल ने इस वंश की स्थापना कर दी, परंतु जब इंद्रबल ने राजा प्रवरराज द्वितीय की हत्या की तब उनके पिताजी जिंदा थे। तो इंद्रबल ने अपने पिता उदयन को पहला राजा बनाया, इसका इस सोमवंश या पांडुवंश का। इस उदयन को ही सोमवंश का क्या कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है। तो सोमवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो उदयन को कहा जाता है। उदयन के बाद जो इंद्रबल है वो खुद राजा बना। इंद्रबल जो है वो क्या बन गया, राजा बन गया। इंद्रबल ने राजा बनते ही एक शहर बसाया जिसका नाम रखा इंद्रपुर, जिसको आज हम लोग खरौद के नाम से जानते हैं। इंद्रपुर नामक एक शहर बसाया जिसको आज हम लोग खरौद के नाम से जानते हैं। इस इंद्रबल के 4 पुत्र हुए। इस इंद्रबल के 4 पुत्र हुए। एक था नंदराज प्रथम, दूसरा था ईशान देव, तीसरा सूरबल और चौथा था भवदेव। ये 4 पुत्र थे। इंद्रबल के 4 पुत्रों में से भवदेव का एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है धांधक अभिलेख, धांधक अभिलेख। और इस ईशान देव ने इसी खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर का क्या किया है, निर्माण किया। इसी को लखनेश्वर मंदिर या लखनेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। लक्ष्मणेश्वर मंदिर या लखनेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्माण खरौद में किसने कराया है, ईशान देव ने कराया है। इंद्रबल का बड़ा बेटा होने के नाते अगला राजा कौन बनेगा, नंदराज प्रथम। नंदराज प्रथम का कार्यों का विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके 2 पुत्र थे नंदराज प्रथम के। एक का नाम था तिवरदेव और एक का नाम था चंद्रगुप्त। तिवरदेव और दूसरा कौन था, चंद्रगुप्त। तो बड़ा बेटे होने के नाते अगला राजा कौन हुआ, तिवरदेव। और इसको कहा जाता था महाशिव तिवरदेव। उसने कौन सी उपाधि धारण की थी, महाशिव की उपाधि धारण की थी, इसका नाम क्या पड़ा, महाशिव तिवरदेव अगला राजा हुआ। इस महाशिव तिवरदेव ने पांडुवंश या सोमवंश को पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उड़ीसा तक पूरा फैला दिया। तब इनको एक उपाधि दी गई और उनकी उपाधि का नाम दिया सकल कोशलाधिपति, यानी पूरे कोसल क्षेत्र पे राज करने वाला था कौन, महाशिव तिवरदेव, सकल कोशलाधिपति। ठीक है, तो सकल कोशलाधिपति की उपाधि किस पांडुवंश के राजा ने धारण किया था, वो कौन था, तिवरदेव। और ये जो महाशिव तिवरदेव है ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, इसीलिए इन्होंने परम वैष्णव की भी उपाधि धारण की थी, परम वैष्णव। साथ ही इसने पंच महाशब्द की भी उपाधि धारण की थी। तो पंच महाशब्द और परम वैष्णव की उपाधि भी धारण किया था इसने, महाशिव तिवरदेव ने। और साथ ही सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण करने वाला महाशिव तिवरदेव के बाद उसका बेटा जो है नंदराज द्वितीय जो है वो क्या बना, राजा बना। अगला राजा कौन बन गया, नंदराज द्वितीय, नंदराज द्वितीय। और इसने कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की। नंदराज द्वितीय ने कौशल मंडला अधिपति की उपाधि धारण की, इसने नंदराज द्वितीय ने। लेकिन इनकी निसंतान क्या हो गई, मृत्यु हो गई, है ना। इसने भी अपने पिता के समान ही पांडुवंश को बहुत अच्छा तरह से फैलाया। तब इन्होंने सकल कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है निसंतान। तो इसका बेटा नहीं है, तो इसके चाचा जो है चंद्रगुप्त अगले राजा बनते हैं। तो नंदराज के बाद अगले राजा को हुए चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त के शासन ये बहुत कम समय के लिए शासक रहे, वृद्ध हो गए थे जब राजा बने। तो इनकी मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त का बेटा हर्षगुप्त राजा हुआ। चंद्रगुप्त के बाद अगला राजा कौन हुआ, हर्षगुप्त। और हर्षगुप्त ने मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मन, मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मन की पुत्री, सूर्यवर्मन की पुत्री थी कौन,
सूर्यवर्मन की पुत्री वशाटा देवी से क्या किया, विवाह किया। वशाटा देवी से विवाह किया किसने, हर्षवर्धन ने। और इनको एक पुत्र की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई कुछ दिनों बाद। और उसके कुछ दिनों बाद हर्षगुप्त की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो हर्षगुप्त ने सूर्यवर्मन, मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मन की पुत्री वशाटा देवी से शादी किया। उनसे एक बेटा हुआ और बेटे होने के कुछ ही समय पश्चात हर्षगुप्त की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो बेटा अभी क्या था, छोटा था, तो उसको राजा बनाकर शासन करती थी कौन, वशाटा देवी। तो वशाटा देवी ने ही हर्षगुप्त की स्मृति में एक मंदिर का निर्माण किया सिरपुर में, जिसको हम लोग लक्ष्मण मंदिर के नाम से जानते हैं। तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया किसने, वशाटा देवी। लेकिन अगला राजा कौन हो गया, इन दोनों का बेटा जिसका नाम था बाला अर्जुन। बाला अर्जुन है ना, बचपन में ही धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इनको क्या कहा जाता था, बाला अर्जुन। पूरा नाम था महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। अब जैसे ही इसने राजा बनाया, अपने माता के अधूरे काम लक्ष्मण मंदिर के कार्य को प्रारंभ की थी उनकी माता वशाटा देवी ने, तो उसको सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पूर्ण कराया। तो ध्यान रखना कि सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो वशाटा देवी ने चालू किया और उसको पूर्ण कराने का काम किसने किया, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है वो 595 ईस्वी में शासक बनते हैं और 655 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसी के शासन काल के दौरान 639 ईस्वी में चीनी यात्री हेनसांग छत्तीसगढ़ आया था। चीनी यात्री था जो हेनसांग, वो छत्तीसगढ़ आया था कब, 639 ईस्वी में। और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। और इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी रचना सीयूकी में, अपनी रचना सीयूकी है ना। तो इस तरह से देखते हैं कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल के समय 639 ईस्वी में जो चीनी यात्री था हेनसांग, वो कहाँ आया था, भारत आया था और उसने सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। साथ ही उन्होंने अपनी रचना सीयूकी में जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है उसका नाम रखा था कियाशलो, कियाशलो है ना। कियाशलो के नाम से उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र का नाम अपनी रचना सीयूकी में किया था। ठीक, जब छत्तीसगढ़ क्षेत्र का राजा था महाशिवगुप्त बालार्जुन, तब उत्तर भारत में राजा थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ये उत्तर भारत के राजा थे। और दक्षिण भारत में राजा थे चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ये जो है दक्षिण भारत के राजा थे। ये प्रतापी राजा था, इसके बहुत बड़ा सेना था, ये बहुत ही प्रतापी राजा था हर्षवर्धन। पुलकेशिन द्वितीय जो है छोटे राजवंश का राजा था, लेकिन इस पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और महाशिवगुप्त बालार्जुन ने किसका साथ दिया, हर्षवर्धन का साथ दिया। भाग्य से ये पुलकेशिन द्वितीय क्या हो जाता है, इस युद्ध में विजयी हो जाता है और हर्षवर्धन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्योंकि महाशिवगुप्त बालार्जुन ने हर्षवर्धन का साथ दिया था, तो पुलकेशिन द्वितीय से हारने के बाद उसको क्या स्वीकार करना पड़ा, उसकी अधीनता स्वीकार करना पड़ा। तो इस तरह महाशिवगुप्त बालार्जुन ने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार की थी। ऐसा जानकारी मिलता है हमको कहां से, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से हमको इसकी जानकारी मिलती है। तो पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार की महाशिवगुप्त बालार्जुन ने, ऐसी जानकारी मिलती हमको कहां से, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से। क्लियर है। इस महाशिवगुप्त बालार्जुन ने दो प्रसिद्ध उपाधि धारण की थी। एक का नाम है परम महेश्वर, परम महेश्वर, और एक उपाधि थी रणकेशरी, रणकेशरी। तो इस तरह महाशिवगुप्त बालार्जुन ने परम महेश्वर और रणकेशरी की उपाधि धारण की थी। इस महाशिवगुप्त बालार्जुन के सिरपुर से 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं महाशिवगुप्त बालार्जुन के। और यही महाशिवगुप्त बालार्जुन है जिनके शासन काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो किसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है छत्तीसगढ़ के इतिहास का, तो वो है पांडुवंश के राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन के दरबार में एक इतिहासकार थे जिनका नाम एक कवि थे जिनका नाम था ईशान देव। ठीक है, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के दरबार में कौन दरबारी कवि थे, तो उनका नाम क्या था, ईशान देव।
महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल 655 ईस्वी में समाप्त हो गया। इसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी हुए वो कमजोर होते गए और धीरे धीरे इनका शासन क्षेत्र जो है वो कम होते गया। इसी बीच छत्तीसगढ़ क्षेत्र में और भी राजवंशों का उदय होते गया और ये जो सिरपुर का पांडुवंश या सोमवंश था ये बाद में कलचुरी वंश के द्वारा पराजित हो गए और इनका वंश जो है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये जो सिरपुर के पांडुवंश या सोमवंश थे ये पूरे वंश के राजा जो है वो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। पूरे जो राजा है वो किसकी उपाधि धारण करते थे? परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। ध्यान रखेंगे, सिरपुर के पांडुवंश या सोमवंश के राजा कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। जो राजा था महाशिवगुप्त बालार्जुन वो परम महेश्वर की उपाधि धारण करता था और जो उड़ीसा का सोमवंश है वो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, तीनों उपाधि हम याद रखेंगे। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि वो धारण करते थे। साथ ही कौशलेंद्र की भी उपाधि धारण करते थे। कौन? उड़ीसा के सोमवंशी राजा। ठीक है, और बाद में इस उड़ीसा के सोमवंश या छत्तीसगढ़ के जो पांडुवंश थे उसका कलचुरी वंश के द्वारा क्या हो गया, पतन हो गया और ये वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। जब ये वंश कमजोर हो रहा था तब छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ऊपरी हिस्से में एक और वंश का जन्म हुआ था 9वीं शताब्दी के आसपास और वो वंश था कौन सा? बाण वंश। तो अगला हम पढ़ेंगे कौन सा? बाण वंश। 9वीं शताब्दी के आसपास जब ये सिरपुर का पांडुवंश जो है इसकी शक्ति कम हो रही थी तो पाली को राजधानी बनाकर 9वीं शताब्दी के आसपास बाण वंश ने भी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन किया और इस बाण वंश का संस्थापक था महामंडलेश्वर मल्लदेव। इसका संस्थापक था और इसके प्रसिद्ध राजा हुए विक्रमादित्य और इसी विक्रमादित्य ने पाली के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किया है। पाली के शिव मंदिर का निर्माण करने वाला राजा कौन है? बाण वंश का राजा विक्रमादित्य। जब बाण वंश का राजा था विक्रमादित्य छत्तीसगढ़ में शासन कर रहा था तब त्रिपुरी जो वर्तमान का जबलपुर है उसको उस समय त्रिपुरी के नाम से जानते थे। तो त्रिपुरी में शासन चल रहा था किसका? कलचुरी वंश का और इसी कलचुरी वंश का एक राजा था जिसका नाम था शंकरगढ़ मुग्धतुंग द्वितीय। इस शंकरगढ़ द्वितीय ने पाली के राजा विक्रमादित्य के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। पाली या बाण वंश के राजा विक्रमादित्य पर आक्रमण कर दिया और उसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया, जिससे ये बाण वंश पूरा क्या हो गया? समाप्त हो गया। बाण वंश पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया। और यहाँ पर अब किसकी सत्ता स्थापित हो गई? कलचुरी वंश की सत्ता स्थापित हो गई। ठीक है, तो इस तरह छत्तीसगढ़ क्षेत्र में क्षत्रिय राजवंशों का जो शासन था वो समाप्त हो गया और एक नया राजवंश उभर के आया जिसका नाम था कलचुरी राजवंश। यहाँ से छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है वो समाप्त होता है। अब कलचुरी वंश से मध्य इतिहास का प्रारंभ करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।